नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो, क्योंकि यहां पर आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जॉब अपडेट सभी कुछ मिलती है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादक निगम लिमिटेड है, इसमें का जो प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन मैं यहाँ पर करने वाला हूँ जनरल अवेयरनेस के सेक्शन। और ये पेपर एईटी इलेक्ट्रिकल का एग्जाम हुआ था 2014 में। तो जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ देखिए, जब यूपीआरवी यूएनएल का सारे पेपर डिस्कस हो जाएगा उसके बाद मैं आंसर के साथ शेयर कर दूंगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द नोबेल प्राइज इज अवार्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन। तो देखिए, नोबेल प्राइज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोबेल प्राइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल की जो यहाँ पर स्मृति में ही ये अवार्ड जो है दिया जाता है। और ये आपको शुरुआती में 5 यानी कि 1901 से जब अवार्ड दिया जाने लगा तो 5 क्षेत्र में दिया जाता था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो 5 क्षेत्र में इकोनॉमिक्स को, यानी कि इकोनॉमिक्स छठा है, यानी कि कुल मिलाकर अभी पूछा जाए तो 6 डिसिप्लिन में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो वो आपको जो छठा है इकोनॉमिक्स का, उसको 1967 में इस्टेब्लिश किया गया। और किस लिए इस्टेब्लिश किया गया? क्योंकि जो स्वीरिज रिक्स बैंक है उसका 300वीं वर्षगांठ है। तो ध्यान रखना है, स्वीरिज रिक्स बैंक है उसका 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में इकोनॉमिक्स का अवार्ड भी जो इसमें ऐड किया गया, यानी कि नोबेल पुरस्कार ऑफ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। तो पहली बार जो है 1969 में अवार्ड दिया गया इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर 6 क्षेत्र है। और 6 क्षेत्र कौन कौन सा है? तो देखिए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके बाद देखिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन है, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। एक कुल 6 क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। तो देखिए, यहाँ पर एक अवार्ड है जो पीस, उसका जो है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। बाकी जो है स्वीडन की कैपिटल स्कॉटहोम में दिया जाता है सभी अवार्ड। तो ये अवार्ड थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि इन इंडिया एवरी ईयर जनवरी 15 इज सेलिब्रेटेड है, यानी कि हर साल 15 जनवरी को भारत में किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो रिपब्लिक डे तो आपको पता है कि 26 जनवरी को होता है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसका देखिए, टीचर्स डे इंडिया में आपको मनाया जाता है 5 सितंबर को, वर्ल्ड में 5 अक्टूबर को। और आर्मी डे इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आर्मी डे जो है यहाँ पर मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फर्स्ट जो अर्पानेट मैसेज, जो ARPANET, उसका पहला मैसेज क्या था? तो दोस्तों, उसका पहला मैसेज था लो। तो करेक्ट आंसर ए होगा, LO। इसका पहला मैसेज था अर्पानेट का। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है कि सम लेजर आर रिफर्ड एज CW, व्हाट डज CW मीन्स, यानी कि कुछ लेजर जो है CW के रूप में होते हैं। तो CW का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो CW का मतलब होता है कंटिन्यूअस वेव। तो कंटिन्यूअस वेव लेजर होता है। और देखिए, लेजर का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलस इमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर का फुल फॉर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर। और CW मीन्स कंटिन्यूअस वेव लेजर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच वाज एन ईयरली मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो ईयरली मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था ENIAC, ANIAC, ENIAC इसको बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, ए जो है ईयरली मेन फ्रेम कंप्यूटर था। उसके बाद क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस। जो आउटर स्पेस है उसके स्टडी, जो आउटर स्पेस में जो लाइफ है उसके स्टडी को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, उसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। जो एक्सोबायोलॉजी है उसको बोलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, एक्सोबायोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। उसका देखिए, क्वेश्चन है कि इन द ईयर 1815 द बैटल ऑफ वाटरलू वाज फाउट बिटवीन, यानी कि 1815 में जो वाटरलू की लड़ाई हुई थी वो लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? तो दोस्तों, वो लड़ाई हुई थी, आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। और ये वाटरलू जगह है बेल्जियम में। तो इस तरह से तो आपको ध्यान रखना है कि बेल्जियम में ही
ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ाई हुई थी 1815 में, जिसको वाटरलू की लड़ाई बोलते हैं। और इसमें लगभग दोनों सेना जो है आत्म फिर समर्पण किए और लड़ाई खत्म हुई, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो इसमें किसी की भी विजय नहीं हुई थी। क्वेश्चन है कि विच द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो देखिए लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है नाइल रिवर, इसको नील नदी बोलते हैं हिंदी में, तो ध्यान रखिएगा नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब देखिए लोग कहेंगे कि अमेजन रिवर, तो देखिए अमेजन रिवर जो कि नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में है, सॉरी साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है, जो अमेजन रिवर है जो ब्राजील वगैरह से होकर बहती है, वो आपको उसका कैचमेंट एरिया ज़्यादा है, यानी कि वो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा तो सबसे बड़ी नदी है, लेकिन सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। और इसकी लंबाई कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 6650 किलोमीटर है, 6650 किलोमीटर है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है नील नदी। अब देखिए मैप में देखिए, ये आपको मैप देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ये आपको रेड सी है और ये मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ स्वेज कैनाल है जो कि 1869 में इनोग्रेट किया गया था। स्वेज कैनाल अभी कुछ दिनों से ब्लॉकेट चला था, तो एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है स्वेज कैनाल। अब देखिए यहाँ पर आपको लेक विक्टोरिया जो कि युगांडा, केनिया और तंजानिया के बॉर्डर पे है, आप ध्यान रख सकते हैं कि ये लेक विक्टोरिया है जो कि युगांडा, केनिया और तंजानिया के बॉर्डर पे स्थित है। अब देखिए यहाँ से आपको जो लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया से ही यहाँ पर व्हाइट नाइल रिवर, तो इस तरह से आप देख रहे हैं व्हाइट नाइल रिवर निकल रही है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाइट नाइल रिवर जो निकलती है किस लेक से निकलती है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि लेक विक्टोरिया से कौन सी नदी निकलती है, तो व्हाइट नाइल रिवर। अब देखिए अभी इसको नाइल रिवर नहीं बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो देखिए यहाँ से निकलती है व्हाइट नाइल रिवर, और इथोपिया में आप देख रहे हैं ये है आपको लेक ताना। तो लेक ताना आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ है, तो इथोपिया में है। और लेक ताना से निकलती है ब्लू नाइल रिवर, तो यानी कि ब्लू नाइल रिवर निकलती है लेक ताना से, इथोपिया से। और ये आप देख रहे हैं यहाँ है मीटिंग पॉइंट, ये आपको सूडान दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको सूडान की जो कैपिटल, सूडान की कैपिटल है खार्तूम। तो खार्तूम में यहाँ पर मिलती है व्हाइट नाइल रिवर और ब्लू नाइल रिवर, उसके बाद नाइल रिवर हो जाती है जो कि इजिप्ट से होते हुए यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। तो इस तरह से आपको देखिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह से नाइल रिवर का उद्गम होता है, कहाँ से क्या मिलती है और कहाँ पर जाकर गिरती है, और टोटल लंबाई है 6650 किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन द 400 मीटर रन। तो 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है, तो कमलजीत संधू इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा कमलजीत संधू द फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन एन एशियन गोल्ड इन 400 मीटर रन। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिडिल नेम ऑफ क्रिकेटर राहुल द्रविड़। तो देखिए एक क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता था कि राहुल द्रविड़ के बीच में भी कोई नाम है। तो देखिए इसी तरह से जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ राहुल द्रविड़ के बीच का नाम, जैसे देखिए सचिन रमेश तेंदुलकर, यानी कि सचिन तेंदुलकर के बीच में रमेश है, सचिन रमेश तेंदुलकर, इसी तरह से राहुल द्रविड़ के बीच का नाम भी है, वो है शरद। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बी, यानी कि राहुल शरद द्रविड़ इनका पूरा नाम है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि मिडिल नेम ऑफ द क्रिकेटर राहुल द्रविड़ बाज शरद, यहाँ पर आपको बीच में लगाना है, तो राहुल शरद द्रविड़। अब आप लोग कमेंट में बताइए कितने लोग राहुल द्रविड़ के बीच का नाम जानते हैं तो एस लिखिए, नहीं जानते हैं तो नो लिखिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है कि विद द लॉन्च ऑफ द G-SAT-14 इंडिया हैज बिकम ए मेंबर ऑफ द क्रायोजेनिक क्लब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस क्लब। यानी कि क्रायोजेनिक का मेंबर इसमें कौन नहीं है। तो दोस्तों वो मेंबर आपको देखिए जर्मनी, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर होगा जर्मनी, इस तरह का मेंबर नहीं होता। जनरली आप देखेंगे कि रॉकेट लॉन्च वगैरह सब में फ्रांस आगे रहता है, उधर यूरोपियन, बाकी तो यूरोपियन कंट्री का अलग जो है स्पेस मिशन। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि तो इस तरह से इसरो आगे रहता है, चाइना आगे रहता है, जापान, रसिया, नासा का यानी कि यूएसए का नासा, और फ्रांस, और फिर यूरोपियन यूनियन का एक अलग सा जो इस तरह से आपको है। तो इस तरह से आपको जर्मनी इसका करेक्ट आंसर है कि जर्मनी जो है क्रायोजेनिक क्लब का मेंबर नहीं है, इंडिया है ही। क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर परम युवा सेकंड हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इसको डेवलप किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसको सी डैक के नाम से जानते हैं।
तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने परम युवा सेकंड को जो है यहाँ पर डेवलप किया था। उसके बाद क्वेश्चन है कि द प्लानिंग कमीशन डिसाइड द पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ द मेथोडोलॉजी डेवलप्ड बाय एन एक्सपर्ट ग्रुप हेडेड बाय, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन था वो पॉवर्टी लाइन को बेसिस ऑफ मेथोडोलॉजी डेवलप किया था। और उस एक्सपर्ट क्या थे, तो एक्सपर्ट कौन थे, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों एक्सपर्ट थे सुरेश तेंदुलकर। तो सुरेश तेंदुलकर की कमेटी के जो रिकमेंडेशन थे, तो प्लानिंग कमीशन उसी को एक्सपर्ट किया, डिसाइड द पॉवर्टी लाइन। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि द कैलकुलेशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन बाय द प्लानिंग कमीशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। तो देखिए 13 क्वेश्चन था कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी के आधार पर प्लानिंग कमीशन ने रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया था। अब देखिए यहाँ पर प्लानिंग कमीशन जो कैलकुलेट करती है पॉवर्टी लाइन, तो वो किस बेसिस पे होती है, तो दोस्तों वो बेसिस होती है पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब देखिए जो अलाग कमेटी थी 1979 में, वो टास्क फोर्स कंस्टिट्यूटेड बाय द प्लानिंग कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द बाई के अलगा कंस्ट्रक्टेड अ पॉवर्टी लाइन फॉर द रूरल एंड द अर्बन एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड द रिलेटेड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से आप देखिए बहुत सारे यहाँ पर कमेटी बनी है पॉवर्टी से रिलेटेड। तो अलगा कमेटी एक थी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो अब क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड न्यू प्रोग्राम NUHM। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NUHM? तो ध्यान रखना ये 2014 का क्वेश्चन है। 2014 का, तो उसी समय लॉन्च हुआ था NUHM लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि NUHM क्या है। तो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन इसका फुल फॉर्म है। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था उसी समय। तो आपको ध्यान रखना NUHM वही है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अब देखिए क्वेश्चन है कि ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज द सिटी काठमांडू लोकेटेड। तो देखिए जो बैंक के ऊपर जो सिटी लोकेटेड होती है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो देखिए जैसे कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है, पटना गंगा नदी पर, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे, तो काठमांडू किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि काठमांडू जो है वो बागमती नदी के किनारे स्थित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, बागमती नदी के किनारे काठमांडू शहर जो नेपाल की कैपिटल है वो स्थित है। क्वेश्चन है कि इथोपिया लाइज इन द। अब देखिए इथोपिया जो है, तो आपको इथोपिया सबसे पहले पता होना चाहिए कि इथोपिया अफ्रीका महादेश में है। तो अफ्रीका महादेश में इथोपिया है। तो इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। अब देखिए मैप में आप लोग देखिए, ये देखिए आप अफ्रीका का यहाँ पर मैप है जो ईस्टर्न अफ्रीका का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपको 4 कंट्री जो इस कलर में है, अलग कलर में, वो आपको 4 कंट्री है। तो कौन कौन है? तो देखिए सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। तो ये 4 कंट्री। तो आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं? तो 4 देश। 4 देश कौन कौन सा है? तो सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। तो इरिट्रिया और इथोपिया के जो बॉर्डर है, इस पे जो है आए दिन झड़प होती रहती है। तो इस तरह से, और इथोपिया के जो अबे अहमद अली हैं, इनको जो है नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था 2019 में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स फॉर द बेस्ट फिल्म इज अवार्डेड टू द मूवी 12 ईयर अ स्लेव। तो देखिए ये आपको उस समय के क्वेश्चन है 2014 के, तो करेंट अफेयर्स हैं। तो देखिए ये आपको किस में दिया गया था 12 ईयर अ स्लेव के लिए बेस्ट फिल्म? तो बाफ्टा अवार्ड में दिया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। अब बाफ्टा के क्या फुल फॉर्म है? तो ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड में 12 ईयर अ स्लेव को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन है कि सिक्किम हैज बीन डिक्लेयर द बेस्ट स्टेट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच काइंड ऑफ द टूरिज्म प्रोजेक्ट। तो देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आपको करंट अफेयर्स का अभी का तैयार करके जाना है, लेकिन उस समय का करंट अफेयर्स तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि रूरल टूरिज्म के क्षेत्र में जो है सिक्किम जो है बेस्ट स्टेट जो है डिक्लेयर किया गया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, रूरल टूरिज्म। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया हैज ड्रॉप्ड टू इट्स लोएस्ट वैल्यू सिंस इंडिपेंडेंस। व्हाट द लोएस्ट वैल्यू? तो लोएस्ट वैल्यू जो है कितना था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी 914। लेकिन देखिए दोस्तों मेरे हिसाब से 918 जो है दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर जो सबसे करीब था 914 था। 918 जो है इस सेंसस में भी दिया गया, 2011 के जो सेंसस था। अब देखिए जो चाइल्ड
सेक्स रेशियो होता है वो 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच के कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए 0 से 6 वर्ष की आयु के अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो निकालना है तो देखिए लड़कियों की संख्या ऊपर रखेंगे और लड़कों की संख्या नीचे रखेंगे, यानी कि लड़कों की संख्या बटे लड़कों की संख्या इंटू अगर 1000 कर देंगे 0 से 6 वर्ष की आयु को, तो ये निकल जाएगा चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो इसी तरह से जब सभी को निकालते हैं तो ऊपर फीमेल्स रखते हैं, नीचे मेल्स रखते हैं, इंटू 1000 करते हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सेक्स रेशियो निकल जाता है। सिंपली सेक्स रेशियो उसको बोलते हैं। तो इस तरह से आपको चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर निकालना है तो लड़कियों का संख्या 0 से 6 वर्ष के ऊपर को रखेंगे, नीचे 0 से 6 वर्ष के जो लड़के हैं उनको नीचे रखेंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों इसी तरह से 20 क्वेश्चन यूपीआर VUNL में क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सारा यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। 2014 में जो AET इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन था, इसी तरह से और भी सेट बचे हुए हैं, आपको मैं कंप्लीट एक एक करके करवाते रहूँगा। फिलहाल वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना है।